हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 1 जो कि है लेखांकन एक परिचय, जिसमें कि हम लोग को टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने थे। और पिछले वीडियो में हमने समझा कि लेखांकन कहते किसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि लेखांकन सूचना कहते किसे हैं। वे सूचनाएं जिनसे व्यवसाय की आय, वित्तीय स्थिति, उत्पादन स्थिति आदि विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को सुलभ रूप से प्राप्त हो जाए, लेखांकन सूचनाएं कहलाती हैं। अब इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि लेखांकन किसे कहते हैं, तो उसके अंदर मेनली क्या होता है कि व्यवसाय के जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी लेन देन सौदे होते हैं, उनको एक निश्चित पुस्तक में निश्चित विधि के आधार पे उनका लेखा किया जाता है। ठीक है, तो जब भी व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यवसाय का स्वामी हो, चाहे प्रबंधक हो, चाहे कर्मचारी हो, या फिर और भी कोई भी अन्य पक्षकार हो, वो क्या करते हैं, उन लेखों को देखते हैं। ठीक है, तो उन लेखों को देखने के बाद उन्हें जो उससे सूचना प्राप्त होती है उसे ही हम लोग कहते हैं लेखांकन सूचना। अब ये सूचना कई टाइप्स की हो सकती है। जैसे क्या क्या प्राप्त हो सकती है कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या चल रही है, उसकी उत्पादन स्थिति क्या है, व्यवसाय की इनकम क्या है। यहाँ तक कि लेखों को देखने पर यह भी समझ में आता है कि उनमें लेखा करने की कौन सी प्रणाली प्रयोग की गई है, कौन से नियम सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। ये बहुत सारी लेखांकन के संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, उन लेखों को देखने से जो भी व्यवसाय के विभिन्न पक्षकार होते हैं उन्हें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मतलब था कि लेखांकन सूचना होता क्या है। अब समझते हैं कि लेखांकन सूचना कितने टाइप्स की हो सकती है, यानी कितने प्रकार की हो सकती है। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिए, लेखांकन सूचना हमारी मेनली ये 6 टाइप्स की होती है, जिसमें से कि पहला है आय संबंधी सूचना। आय संबंधी सूचना का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संस्था है वो एक निश्चित अवधि में कितना इनकम प्राप्त कर सकती है या फिर कितना इनकम उसे हुआ है, इस संबंध में जो सूचना हमें मिलती है वो आय संबंधी सूचना के अंतर्गत आती है। दूसरी है वित्तीय स्थिति की सूचना, यानी कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो भुगतान करने में अपने जो भी उसके लेनदार है, ऋणदाता है, उनका भुगतान करने में सक्षम है या नहीं, उसमें कैश, उसके पास कैश में कितना है, बैंक में कितना है, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है कि नहीं, ये सारी जानकारी जो है वो हमें वित्तीय स्थिति की सूचना के अंतर्गत प्राप्त होती है। तीसरा है उत्पादन संबंधी सूचना। उत्पादन संबंधी सूचना का मतलब हुआ कि अगर कोई संस्था जो है वो किसी वस्तु का या फिर सामान का उत्पादन करती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, तो उस उत्पादन में उसका व्यय कितना हो रहा है, पर जो भी वस्तु है उस वस्तु की लागत क्या आ रही है बनाने में उसको, तो ये सारी सूचनाएं जो हैं वो उत्पादन संबंधी सूचना के अंतर्गत आती है। फिर है मानव संसाधन संबंधी सूचना। मानव संसाधन संबंधी सूचना का मतलब हो गया कि व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, उनकी वेतन, उनका मजदूरी, उनका भत्ता कितना दिया जाता है, तो ये सारी सूचनाएं हमारी मानव संबंधी सूचना में आएंगी। फिर है पर्यावरण संबंधी सूचना। पर्यावरण संबंधी सूचना का मतलब हो गया कि संस्था जो है, यानी कि जो व्यवसाय है, वो अपना जो भी बिजनेस कर रही है उसके साथ साथ वो पर्यावरण का भी ध्यान रख रही है या नहीं, जो भी बाहर का इन्वायरमेंट है उसको उस पर जो है संस्था के किसी भी कार्य का गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या फिर कितना प्रभाव पड़ रहा है, कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी जानकारी जो है वो हमारी पर्यावरण संबंधी सूचना के अंतर्गत आती है। और लास्ट है रोकड़ प्रवाह की सूचना। रोकड़ प्रवाह की सूचना का मतलब हो गया कि हमारे जो बिज़नेस है, जो हमारी संस्था है, उसमें जो कैश है उसका लेन देन कैसा है, यानी कि कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, इस संबंध में जो सूचना है उसे हम लोग रोकड़ प्रवाह की सूचना कहते हैं। तो ये मेनली 6 टाइप्स की सूचना जो है वो हमारी लेखांकन सूचना के अंतर्गत आती है। इसके अलावा और भी प्रकार होते हैं, बट हमें ये मेनली 6 टाइप्स यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि लेखांकन सूचना की विशेषताएँ क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए, मेनली 5 विशेषताएं होती हैं हमारे लेखांकन सूचना की, जिसमें कि सबसे पहला हमारा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे लेखा का कार्य किया गया है उनसे जो सूचना प्राप्त मिल हो रही है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि उस पर आसानी से विश्वास किया जा सके, यानी कि उतने साफ सुथरे ढंग से, सही ढंग से, निश्चित नियमों के आधार पर अगर लेखांकन का कार्य किया गया है, तो जब भी कोई भी व्यक्ति
हमारे लेखा कार्यों को देखेगा तो उसे उस पर विश्वास करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लेखा का कार्य जो भी है वो निष्पक्ष ढंग से किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष के लाभ या हानि को ध्यान में रखते हुए कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जो भी लेखा कार्य हुआ है वो जो मूल प्रलेख है, जो उसके जैसे आपका क्रय विक्रय बीजक हो गया, कैश मेमो हो गया, इन सब की जो रसीद है, इन सब का जो बिल है, उसके आधार पे लेखा कार्य होना चाहिए, ताकि जो भी लेखांकन जो सूचना हमें प्राप्त हो रही है उसकी विश्वसनीयता बढ़ सके। ठीक है, फिर दूसरा विशेषता है प्रासंगिकता या उपयुक्तता। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमें लेखांकन सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, वो सारी लेखांकन सूचनाएं जो व्यवसाय के विभिन्न पक्षकार हैं उनके लिए प्रासंगिक यानी कि उनके लिए आवश्यक होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि बेमतलब की लेखांकन सूचनाएं प्राप्त हो रही जिनका कोई भी महत्व नहीं है। तो जो लेखांकन सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए जिनका कि विशेष उद्देश्य हो, विशेष उनका जो महत्व है वो विभिन्न पक्षकारों के लिए हो, उनको कोई भी निर्णय लेने में वो अगर मदद कर रही है लेखांकन सूचना, तो हम ये मानेंगे कि वो लेखांकन सूचना प्रासंगिक है या उपयुक्त है। ठीक है, थर्ड हमारी विशेषता है बोधगम्यता। बोधगम्यता का मतलब होता है कि समझने में आसानी होनी चाहिए, यानी कि जो भी लेखांकन सूचना हमें प्राप्त हो रही हमारे लेखों से वो बहुत ही आसानी से समझ में आने योग्य होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके उसे आसान भाषा में हम लोग लेखा करें, ताकि जो दूसरा पक्ष है उसको हमारे लेखा कार्यों को समझने में आसानी हो सके। दूसरी फिर उसके बाद है जो फोर्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है सामयिकता तथा संपूर्णता। सामयिकता का मतलब ये हुआ कि समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी कि एक निश्चित समय के अंतर्गत हमें अगर कोई महत्वपूर्ण लेखांकन सूचना प्राप्त हो रही है तो हम उसके आधार पर एक महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। लेकिन अगर एक निश्चित अवधि खत्म होने के बाद हमें कोई लेखांकन सूचना प्राप्त हो रही है तो उसका महत्व कम हो जाता है। जैसे कि आप सोचिए कि अगर पिछले वर्ष का जो वित्तीय विवरण है वो अगर हमें वर्तमान वर्ष में तैयार होकर मिल रहा है, यानी कि पिछले साल का जो लेखा है वो अगर उसका जो परिणाम है वो हमें वर्तमान वर्ष में मिल रहा है, तो हमें दिक्कत होगी। एक तो पिछले साल हमें पता नहीं चल पाया होगा कि हमारे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है। दूसरा, इस साल हमें जब ये पता चल रहा है कि पिछले साल हमें कितनी इनकम या लॉस हुई थी, तो इस साल का भी हम लोग आराम से तुलना जो है, इस साल के प्रॉफिट लॉस का तुलना जो है वो पिछले साल के प्रॉफिट लॉस से अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो समय का बहुत ही विशेष यहाँ पर महत्व होता है कि एक निश्चित समय में जो सूचना हमें ज़रूरी है वो सूचना हमें उस निश्चित अवधि में प्राप्त हो जाए। दूसरी बात है संपूर्णता। संपूर्णता का मतलब कि जो सूचना हमें मिल रही है वो पूरी की पूरी सूचना मिलनी चाहिए, यानी कि एक विशेष निर्णय को लेने के लिए जिन जिन सूचनाओं की आवश्यकता है वो सारी सूचनाएं हमें मिलनी चाहिए, तभी हम कोई जो विभिन्न पक्षकार हैं संस्था के वो कोई एक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। अगर हमें जो लेखांकन सूचना प्राप्त हो रही है वो अधूरी प्राप्त हो रही है, यानी कि जो लेखा कार्य हुआ है वो एक निश्चित टाइम में अधूरा हुआ है, तो उससे हमें जो सूचना मिलेगी वो भी अधूरी मिलेगी। तो अधूरी सूचना के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए समय और संपूर्णता दोनों का ही बहुत महत्व होता है। और लास्ट है तुलनीयता। तुलनीयता का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो है हमारे लेखांकन सूचनाएं होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी फर्म की तुलना दूसरे फर्मों से भी जब हमें अगर करना हो तो कर सकें। ठीक है, जैसे कि अगर हमें ये देखना है कि हमारे फर्म का प्रॉफिट लॉस कितना है दूसरे फर्म के मुकाबले में, तो हम ये चीज़ तभी कर पाएंगे जब हमारी लेखांकन सूचना इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये मेनली हमारी कुछ विशेषताएं थी। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं कि इन लेखांकन सूचनाओं को प्रयोग कौन करता है। मेनली कौन कौन से व्यक्ति के प्रयोग में ये लेखांकन सूचनाएं आती हैं। तो देखिए, मेनली दो तरह के प्रयोगकर्ता होते हैं, यानी कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं जिनको कि लेखांकन सूचनाओं में इंटरेस्ट एक तरीके से होता है। जैसे कि पहले हैं हमारे आंतरिक उपयोगकर्ता, यानी कि जो हमारे बिजनेस के अंदर कार्यरत होते हैं। ठीक है, और दूसरे हैं बाह्य प्रयोगकर्ता। बाह्य प्रयोगकर्ता का मतलब जो बिजनेस में बिजनेस से ही रिलेटेड हैं लेकिन वो बाहर के पर्सन्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ व्यक्ति हैं जो कि जिनके लिए लेखांकन सूचनाएं बहुत ही महत्व रखती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आंतरिक प्रयोगकर्ता से। तो आंतरिक प्रयोगकर्ता के अंतर्गत 3 व्यक्ति आते हैं, एक स्वामी, दूसरा प्रबंध और तीसरा कर्मचारी। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वामी के लिए
जो हमारी लेखांकन सूचना है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो स्वामी का काम क्या होता है, मतलब स्वामी का मेनली उद्देश्य क्या होता है कि उसे ये जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि उसने जो व्यवसाय स्टार्ट किया या फिर जो भी व्यवसाय वो चला रहा है, उस व्यवसाय में उसको प्रॉफ़िट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कितना हो रहा है, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ कि उसकी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या चल रही है, ये सारी जानकारी प्राप्त करने की उसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है और ये जानकारी जो है उसे लेखांकन सूचनाओं से ही प्राप्त होगी। तो जब उसको लेखांकन सूचनाओं से ये सारी जानकारी प्राप्त होगी कि उसके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है, प्रॉफ़िट में है या लॉस में, तो इन्हीं के आधार पे वो अपने व्यवसाय के लिए भविष्य की योजनाएँ भी बनाएगा कि हमें अपने व्यवसाय में आगे और कौन-कौन से कार्य करने हैं, ठीक है? तो इस वजह से लेखांकन सूचना जो है वो स्वामी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरा है प्रबंध। देखिए, प्रबंध का कार्य क्या होता है कि प्रबंध का काम मेनली होता है कि व्यवसाय के जो भी कार्य हो रहे हैं, छोटे टाइम के और बड़े टाइम के, वो सभी सुचारू रूप से आसानी से चलाए जा सकें, वो सारे कार्य आसानी से हों और व्यवसाय के लिए छोटे टाइम यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की जो योजनाएँ होती हैं, ये सारी भी कौन तैयार करता है? हमारे प्रबंध का कार्य होता है ये सब काम करना। तो ये सब कार्य वो कैसे करेगा? जब उसे लेखांकन सूचनाएँ प्राप्त होंगी तभी, कि हमारे व्यवसाय की स्थिति क्या है, व्यवसाय में कौन से कार्य किस तरीके से हो रहे हैं। तो ये सारी सूचना उसे लेखांकन से ही प्राप्त होगी, तो इसलिए प्रबंध के लिए भी लेखांकन सूचना का बहुत ज़्यादा महत्व है। तीसरा है कर्मचारी। तो कर्मचारी जो हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि जो बिज़नेस है वो किस स्थिति में है, क्योंकि जो बिज़नेस की स्थिति है उसी के आधार पे उनका जो वेतन है, उनका जो भत्ता है, जो बोनस है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो व्यवसाय की स्थिति पर ही जो है निर्धारित होती हैं और ये सारी चीज़ों की सूचना जो है वो हमें लेखांकन सूचना से मिलती है, इसलिए लेखांकन सूचना कर्मचारियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आंतरिक प्रयोगकर्ता जिनके लिए लेखांकन सूचना बहुत ही महत्व रखती है। अब आते हैं बाह्य प्रयोगकर्ताओं पे। सबसे पहले है आपूर्तिकर्ता एवं लेनदार। आपूर्तिकर्ता एवं लेनदार होते कौन हैं? तो ऐसे व्यक्ति या संस्था जो कि हमारे व्यवसाय को उधार माल एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, वे आपूर्तिकर्ता एवं लेनदार कहे जाते हैं। अब इनका लेखांकन सूचना में इसलिए हित होता है ताकि ये लेखांकन सूचना के आधार पर ये डिसाइड कर पाते हैं कि जब हम व्यवसाय को उधार माल और सेवा दे रहे हैं तो उसका जो उधार पैसा है वो वापस करने में व्यवसाय समर्थ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब वो व्यवसाय की स्थिति, आर्थिक स्थिति देखेंगे कि हाँ, व्यवसाय का जो लाभ है वो अच्छा है, व्यवसाय भविष्य में उसका उधार चुकाने में समर्थ रहेगा, तभी वो क्या करते हैं, उधार माल एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। तो इस सूचना के लिए भी आपूर्तिकर्ता एवं लेनदार के लिए लेखांकन सूचना को देखना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा है विनियोजक। विनियोजक कौन होते हैं? जो हमारे व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो व्यवसाय में जो पैसा होता है वो दो तरीके से लगता है, एक पूंजी के रूप में और एक ऋण के रूप में। पूंजी के रूप में जो पैसा लगाया जाता है वो व्यवसाय के स्वामी माने जाते हैं, यानी कि अंशधारी एक तरीके से होते हैं, और जो ऋण होता है उसके लिए ऋणदाता जो होते हैं, बाहर के व्यक्ति जो ऋणदाता होते हैं, वो व्यवसाय को ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में जो व्यवसाय में पैसा लगा रहे हैं जो व्यक्ति, वो ये चाहेंगे कि भविष्य में उनका पैसा उनको अच्छे से वापस मिल जाए। तो ये स्थिति जो है कि उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं, तो ये चीज़ उन्हें कैसे पता चलेगा? लेखांकन सूचना के आधार पर ही इसकी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है कर विभाग। कर विभाग सिंपल सा है कि जो भी बिज़नेस है उसकी जो इनकम है या फिर जो भी अदर चीज़ें हैं उस पर जो टैक्स का निर्धारण होगा वो कैसे होगा? लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही किया जा सकता है। तो इसलिए कर विभाग के लिए भी लेखांकन सूचना महत्वपूर्ण है। चौथा है उपभोक्ता। उपभोक्ता के लिए क्या होता है कि उपभोक्ता चाहता है कि उसे जो भी वस्तु है वो कम से कम मूल्य पर मिले। तो इसके लिए वो लेखांकन सूचना के आधार पे उपभोक्ता जो है वो देख पाते हैं कि जो व्यवसाय वस्तु बना रहा है उसमें कितनी लागत आ रही है, उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, कम से कम लागत में कैसे बनाया जाए। तो इसमें उपभोक्ता भी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये सहयोग वो लेखांकन सूचना के आधार पर ही प्रदान कर सकते हैं। फिर है स्थानीय समुदाय। स्थानीय समुदाय का मतलब हुआ कि आसपास का जो एरिया है, आसपास के जो समुदाय हैं, जो लोग हैं, उन पर व्यवसाय का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जहाँ पर हमारा व्यवसाय उपस्थित है, स्थित है, वहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं, वहाँ के आसपास के लोगों को उस व्यवसाय से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो है वो लेखांकन सूचना का प्रयोग किया जाता है। फिर है सरकार। सरकार का क्या होता है कि सरकार जब
लेखांकन सूचना व्यवसाय की देखेगी, लेखांकन से उसकी सूचना प्राप्त करेगी, उसी के आधार पे जो वैधानिक प्रतिबंध होते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं व्यवसाय के लिए, वो सारी चीज़ें सरकार लागू कर पाती है। फिर है वित्तीय विश्लेषक। वित्तीय विश्लेषक यानी कि ऐसे व्यक्ति या संस्था जो कि हमारे व्यवसाय की तुलना दूसरे व्यवसाय के प्रॉफिट या लॉस से करते हैं, वो वित्तीय विश्लेषक कहलाते हैं। तो वित्तीय विश्लेषक जो एनालिसिस है वो कैसे करेंगे? वो लेखांकन सूचना के आधार पर ही तो करेंगे। जब उनके पास हमारे व्यवसाय का पूर्ण लेखांकन सूचना रहेगा, दूसरे व्यवसाय का लेखांकन सूचना भी उनके पास रहेगा, तब वो जा करके एक दूसरे की तुलना करके जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो हमारे व्यवसाय को बता सकते हैं। स्कंद विनिमय। देखिए, स्कंद विनिमय यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो कंपनी के केस में काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि अगर कंपनी है तो जाहिर सी बात है उसमें कंपनी में अंश खरीदे और बेचे जाते हैं। तो अंश का जो मूल्य है या फिर जो लाभांश है अंशधारी का, ये सब चीज़ें आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेंगी, अंश और लाभांश ये सब चीज़ें। तो अभी आप फिलहाल नॉर्मली समझिए कि जो कंपनी का अंश है उसका कितना मूल्य होगा, अंशधारियों का लाभांश कितना होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो निर्धारित करने के लिए स्कंद विनिमय यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को लेखांकन सूचना की आवश्यकता पड़ती है। फिर है व्यापार संघ। व्यापार संघ जो होते हैं इनका काम होता है कि जो भी व्यवसाय के सदस्य हैं उनका हित बनाए रखना, यानी कि उन सदस्यों के साथ कोई भी गलत काम ना हो सके, किसी भी सदस्य के प्रति जो भी ये निर्णय जो है वो निष्पक्ष तरीके से लिया जा सके और उनके सदस्यों को कोई भी हानि ना हो सके। तो इसके लिए भी लेखांकन सूचना का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है श्रम संघ। श्रम संघ का कार्य होता है कि वो जो भी व्यवसाय के श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो अपने श्रमिकों का क्या करते हैं, हित देखते हैं कि हमारे श्रमिकों को उचित मजदूरी मिल सके, उचित टाइम पे बोनस मिल सके, भत्ता मिल सके। तो ये सारी चीज़ें कितनी मिल सके, कब मिल सके, कैसे मिल सके, इसका निर्णय जो है जब श्रम संघ जो है वो लेखांकन सूचना से ये प्राप्त करेगा कि व्यवसाय की स्थिति क्या है, तो उसी के आधार पर वे अपनी मांगे जो है वो कंपनी या फिर व्यवसाय के सामने रखते हैं। तो इसके लिए भी श्रम संघ के लिए भी लेखांकन सूचना जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये थे कुछ व्यक्ति जिनके लिए लेखांकन सूचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ये देख सकते हैं हर व्यक्ति के लिए अपने अपने तरीके से जो है लेखांकन सूचना महत्वपूर्ण मानी जाती है या फिर आवश्यक होती है। तो ये था हमारे लेखांकन सूचना से संबंधित कुछ टॉपिक्स। इसी टॉपिक्स में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। लेखांकन सूचना क्या होती है, उसके प्रकार, विशेषताएँ और उसमें हित रखने वाले व्यक्ति इत्यादि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।